हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द पीक इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड, अभी तक हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे और लगभग 10 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है जो 23 जनवरी की शिफ्ट में हुआ था। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले जो भी हमारे नए साथी इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बौद्धिक क्षमताएं, जैसे कि कल्पना हो गया, समालोचनात्मक सोच हो गया यानी क्रिटिकल थिंकिंग, परासंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है। अब बात हो रही है कल्पना की, बात हो रही है समालोचनात्मक चिंतन की यानी क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो रही है। तो बताइए किसके अंतर्गत आएगा, किस विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? क्या सामाजिक विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? क्या शारीरिक विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? क्या नैतिक विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? या संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप सभी लोग कमेंट करिए जल्दी से, और अपना लास्ट में स्कोर भी देखिए कि आप लोग, अब क्योंकि पेपर का टाइम आ गया है, 20 अगस्त को आपका पेपर है, तो आप ये भी अपने आप को देखिए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संज्ञानात्मक विकास क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, विकास सिर से पैर की दिशा में विकसित होता है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस कथन को बतलाता है? पहला ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है आनुवांशिकता का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है शीर्षगामी सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है अधोगामी सिद्धांत। तो बात हो रही है सिर से पैर की ओर। बात किसकी हो रही? सिर से पैर की ओर। तो जो शीर्षगामी सिद्धांत होता है, कौन सा? शीर्षगामी सिद्धांत, यानी सिफेलोकॉर्डल जो प्रिंसिपल होता है ये दर्शाता है। क्योंकि क्या होता है, बच्चा सबसे पहले अपने माइंड पर काबू रखना सीखता है, यानी अपने दिमाग पर नियंत्रण रखना सीखता है, इसके बाद बच्चा चलना सीखता है। ऐसा तो नहीं होता कि बच्चा पहले चलने लगता है और बाद में अपने माइंड को नियंत्रण करता हो। तो इसका मतलब होता है कि पहले बच्चा क्या कर रहा, माइंड पर नियंत्रण कर रहा, और इसके बाद पैरों से चलना सीख रहा। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? शीर्षगामी सिद्धांत, यानी सिर से पैर की ओर ये दिशा विकसित होती है। अब बात आती है प्रोक्सिमो डिस्टल क्या होता है। तो देखिए क्या होता है कि पहले आप बच्चे को जब देखते हैं तो पहले उसके 2 दांत निकलते हैं, इसके बाद फिर पूरे उसके दांत निकलते हैं, तो यानी केंद्र से बाहर की ओर। उसे ही हम क्या कहते हैं? अधोगामी सिद्धांत या प्रोक्सिमो डिस्टल का सिद्धांत। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक वर्षों में निम्न में से कौन सी संस्थाएं, बात हो रही प्रारंभिक वर्षों में, तो कौन सी संस्थाएं हैं जो बच्चों के सामाजिकरण में प्राथमिक संस्थाओं की भूमिका निभाती हैं? अब ऑप्शन पे आइए। पहला ऑप्शन है स्कूल और मुद्रक संचार, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक संचार और कानून, तीसरा ऑप्शन है परिवार और पास पड़ोस, और चौथा ऑप्शन है पास पड़ोस और सामाजिक नीति। तो देखिए, क्योंकि अब बात किसकी हो रही है? बात हो रही प्राथमिक संस्थान, यानी सामाजिकरण की जो प्राथमिक संस्थान होती है वो परिवार और पास पड़ोस होता है। इसके बाद बालक कहाँ जाता है? विद्यालय जाता है। तो वह सामाजिकरण की द्वितीय संस्थान होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर ज्यादातर बच्चे संरक्षण संप्रत्यय से संबंधित कार्य कर लेते हैं? बताइए ऐसा कौन सा चरण है जिसमें जो ज्यादातर बच्चे होते हैं वो संरक्षण संप्रत्यय से संबंधित कार्य कर लेते हैं? पहला ऑप्शन है संवेदीगामक, दूसरा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरा ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए बात हो रही है किसका? कि संरक्षण संप्रत्यय संबंधित कर लेते हैं, यानी उनमें नाप तोल और नई चीज़ों और पुरानी चीज़ों का वर्गीकरण जानना, या समानता या अंतर का पता करना कि नींबू और संतरे में क्या अंतर होता है,
इसके अलावा जैसे गणितीय संक्रियाएं हो गई, जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सब किस अवस्था में जानता है बालक? ये सब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी 7 से 11 वर्ष की आयु का जो बालक होगा वो ये सभी गणनाओं के बारे में अपने आप को क्या कर लेता है? बेहतर कर लेता है। और संरक्षण का अभाव जो होता है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, लेकिन संरक्षण के बारे में ज्ञान किस में आ जाता है? यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन के प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होते हैं? पहला संतुलनीकरण द्वारा, दूसरा है अप्रतिलोमिक चिंतन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है रट कर स्मरण द्वारा, और चौथा ऑप्शन है विलंबित नकल के द्वारा। कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सभी लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी संतुलनीकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया हमारी विशेष मानसिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को हमारी दूसरों में होने वाली पारस्परिकता में ढूंढा जा सकता है? पहला ऑप्शन होवर्ड गार्डनर ने, दूसरा ऑप्शन लॉरेंस कोहलबर्ग ने, तीसरा ऑप्शन है जीन पियाजे, या चौथा ऑप्शन है लेव वाइगोस्की ने। तो देखिए, लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि जो हमारी विशेष मानसिक संरचनाएं और प्रक्रियाओं को हमारी दूसरों से होने वाली पारस्परिकता में ढूंढा जा सकता है, ये किसने बताया था? ये आपको लेव वाइगोस्की ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की ने निम्न में से किसे अधिगम के सुसाध्य महत्वपूर्ण माना है? तो मैंने आपको बताया था कि जब भी जीन पियाजे की बात होती है तो जीन पियाजे ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है, जीन पियाजे ने जेडपीडी का सिद्धांत दिया है, और जीन पियाजे ने कहा है जो बच्चा है वो जब समाज में आता है तो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बालक बेहतर तरीके से सीखता है। ये भी जीन पियाजे के द्वारा, वाइगोस्की के द्वारा ये सब बातें कही गई। मैं जीन पियाजे बोल रहा हूँ वाइगोस्की के द्वारा, यानी लेव वाइगोस्की के द्वारा। तो अब यहाँ पर बात हो रही लेव वाइगोस्की की। तो लेव वाइगोस्की ने निम्न में से किसे अधिगम के सुसाध्य में महत्वपूर्ण माना है? तो लेव वाइगोस्की ने, बताइए कमेंट करिए इसके लिए सभी लोग। तो लेव वाइगोस्की ने सांस्कृतिक उपकरणों को अधिगम के सुसाध्य में महत्वपूर्ण माना है। अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर स्वयं एवं दूसरों के कार्यों को आंकते समय जैसे को तैसा तर्क का इस्तेमाल करते हैं? तो अब बात आती है लॉरेंस कोहलबर्ग की। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने हिंज पर क्या किया था? प्रयोग किया था, जो 10 से 16 वर्ष के बालक पर किया था। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने नैतिक विकास के 3 चरण दिए। कौन कौन से चरण दिया है? पहला चरण है पूर्व नैतिक अवस्था या पूर्व परंपरावादी अवस्था, दूसरा है रूढ़िवादी या परंपरावादी, और तीसरा है उत्तर परंपरावादी स्तर। तो इन्होंने 3 नैतिक विकास के चरण दिए हैं। तो पहले में क्या होता है? पहले चरण में इन्होंने बताया है कि बालक अहम केंद्रित होता है, यानी स्वार्थी बच्चा होता है, और दूसरे में दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता पाई जाती है। जबकि अगर हम बात करें दूसरा स्तर, तो दूसरे चरण में इन्होंने बताया है रूढ़िवादी या परंपरावादी नैतिक चरण है, जिसमें अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, उसके अलावा कानून एवं व्यवस्था अवस्था है। तो इन्होंने बताया कि जैसे को तैसा, यानी ये किससे रिलेटेड होगा? जैसे को तैसा बालक इस प्रकार का प्रतिक्रिया देता है, तो बताइए किस चरण में होगा? कमेंट करिए आप सभी लोग इसके लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण। अगला क्वेश्चन, एक संरचनावादी कक्षा में विद्यार्थियों को किस लिए प्रेरित किया जाता है? विद्यार्थियों को किस लिए प्रेरित किया जाता है? कैसी कक्षा है? संरचनावादी कक्षा है। कैसी कक्षा है? संरचनावादी। तो देखिए, सिर्फ बाह्य पुरस्कार पाने के लिए होगा नहीं, निष्क्रिय
ये निगेटिव टैग वर्ड है, तो इस दशा में ये भी आंसर नहीं होगा हमारा। रट कर याद करना, ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए, अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए संरचनावादी कक्षा में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के विचार में बच्चों की निजी वाक क्या दर्शाती है? जीन पियाजे के विचार में बच्चों की जो निजी वाक होता है क्या दर्शाता है? उनकी अग्रवर्ती सोच को दर्शाता है, उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की अक्षमता को दर्शाता है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है उनकी समस्या समाधान युक्तियों को दर्शाता है, और चौथा ऑप्शन है उनका प्रासंज्ञात्मक कौशल को दर्शाता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की अक्षमता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 11, समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं? समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं? पहला ऑप्शन है एक दिशाई या सामान्य क्षमता, दूसरा है बहुदिशाई क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम हैं, तीसरा है आनुवांशिकता से न प्रभावित होने वाली क्षमता, और चौथा है वातावरणीय कारकों से न प्रभावित होने वाली क्षमता। कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आप सभी लोग कमेंट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बहुदिशाई क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक अध्यापक अक्सर कहता है कि लड़कियां नृत्य में कुशल होती हैं, यानी लड़कियां डांस में कुशल हैं और लड़के विज्ञान में। यह कथन किसको दर्शाता है? तो देखिए ये मतलब अगर हमारा जो उद्देश्य क्या होगा, अगर कोई भी शिक्षक पढ़ाने आएगा तो उसका उद्देश्य होना चाहिए लैंगिक समानता को। सिर्फ एक लिंग के प्रति अपना आकर्षण नहीं दिखाना चाहिए, यानी एक लिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्लास में दोनों ही लिंग यानी लड़के और लड़कियां सभी एक समान होते हैं। तो इसलिए हमें जो जेंडर समानता है उसको दर्शाना चाहिए। लेकिन इस वाक्य के द्वारा हमको यह समझ में आ रहा है कि जो शिक्षक है वो जो जेंडर रूढ़िवादिता है उसको दर्शा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों से संबंधित व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों से संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए निम्न में क्या महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना, दूसरा ऑप्शन है एक कठोर एवं मानकीकृत पाठचर्या का पालन करना, तीसरा ऑप्शन है मूल्यांकन के योगात्मक तरीकों को लागू करना, और चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना, यानी जो शिक्षा होगी वो उसके केंद्र में कौन रहेगा? बालक रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन विद्यार्थियों में असफलता का डर, ये भी गलत होगा। विद्यार्थियों को असफल के रूप में वर्गीकृत करना, या अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की प्रगति और चुनौतियों को समझना। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए कमेंट करिए आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की प्रगति और चुनौतियों को समझना। क्वेश्चन नंबर 15 है, कथन दिया गया है एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह भी कथन सही है। यानी कथन और तर्क दोनों सही हैं और तर्क कथन की उपयुक्त व्याख्या भी करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कथन दिया गया है कि वंचित वर्गों से संबंधित
विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु मानकीकृत पाठ्यक्रम को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है कि जो मानकीकृत पाठ्यक्रम है उसको जो लागू करना यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तो कथन गलत है। अगला, मानकीकृत पाठ्यक्रम अधिगमकर्ताओं की सभी प्रकार की व्यक्तिगत विविधताओं को समाहित कर लेता है, यह भी कथन गलत है। यानी ना तो पहला यानी कथन भी गलत है और तर्क भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और एंड आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा कारक शिक्षा में समावेशन में बाधक है? शिक्षा के समावेशन में क्या है? बाधक है। निम्न में से कौन सा कारक शिक्षा के समावेशन में बाधक है? विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, बहुसंवेगी उपागम, आधारभूत संरचना सुगम्यता या बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए कमेंट करिए आप सभी लोग। तो देखिए, बहुसंवेगी उपागम ये भी पॉजिटिव अप्रोच देता है, आधारभूत संरचना सुगम्यता ये भी पॉजिटिव अप्रोच देता है, और बाल केंद्रित शिक्षा की ये तो सही होती है, यानी ये भी पॉजिटिव है। हमारे लिए निगेटिव क्या है कि विद्यार्थियों में सिर्फ और सिर्फ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, यह गलत है। और लेकिन हमको बताना क्या है इसमें, हमको बताना है समावेशन में कौन सा कारक शिक्षा के समावेशन में बाधक है। बाधा कौन है? तो बाधा है कौन? विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पठन वैफल्य यानी डिसलेक्सिया से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए। डिसलेक्सिया का मतलब ही होता है कि बालक को लेख में क्या होती है? कठिनाई होती है। अब बताइए, कोई ऑप्शन है? पहला ऑप्शन, उन्हें अक्सर लेख बोध में कठिनाई होती है, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आवेगशीलता, ध्यान ना दे पाना और अव्यवस्थित रहना निम्न में से किस विकार के सापेक्ष पहचान के लक्षण हैं? आवेगशीलता, ध्यान ना दे पाना और अव्यवस्थित रहना निम्न में से किस विकार के सापेक्ष पहचान के लक्षण हैं? पहला ऑप्शन है अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार है, दूसरा ऑप्शन है स्वालीनता, तीसरा ऑप्शन है पठन वैफल्य और चौथा ऑप्शन है दृष्टिबाधिता। कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, यानी ADHD जो होता है ये ध्यान ना दे पाना और अव्यवस्थित रहना एक विकार की पहचान है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों की विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को पहचानने का व्यापक तरीका है? पहला है मानकीकृत बुद्धि लब्धि, दूसरा ऑप्शन है बहुविकल्प वाले सवालों पर आधारित परीक्षण, तीसरा ऑप्शन है साल के अंत में परीक्षाएं और चौथा ऑप्शन है केस अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आप सभी लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केस अध्ययन करना। क्या राइट आंसर होगा? केस अध्ययन करना। क्वेश्चन नंबर 21, बच्चे किस तरह से प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं? बताइए, बच्चे किस तरीके से प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं? रट कर याद करना तो गलत हो जाएगा, दंड के भय से गलत हो जाएगा, निष्क्रिय रूप से ये भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों से पारस्परिकता के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों का अधिगम में लगाव को बढ़ाता है? विद्यार्थियों का अधिगम में जो लगाव है उसको कौन बढ़ाएगा? विद्यार्थियों द्वारा संनियमन करना, विद्यार्थियों का योग्यता के प्रति स्थिर दृष्टिकोण बनाना, अध्यापक की विद्यार्थियों के प्रति निम्न अपेक्षाएं होना, या उनके संदर्भ में नियोजित विषय वस्तु प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी विद्यार्थियों के द्वारा स्व का मूल्यांकन करना या स्व का नियमन करना, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के स्वयं पहल करने और अध्यापिका के संतुलन सुसाध्य पर बल देता है? कौन सा उपागम
विद्यार्थियों के स्वयं पहल करने, यानी बालक स्वयं से पहल करेगा, स्वयं से ही करके सीखेगा और अध्यापिका के संतुलित सुशासन पर बल देता है। ऑप्शन पर नजर डालिए। व्यवहारवाद, अनुकरण अधिगम, प्रतिपादक शिक्षण या सामाजिक संरचनावाद, या सामाजिक संरचनावाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक संरचनावाद इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, कथन है कि एक संरचनावादी कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे अवसर पैदा किए जाएं जिससे विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल के विकास में मदद मिले। तो बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कथन तो सही है। सार्थक अधिगम मुख्य रूप से ज्ञान का ज्यों का त्यों, ये गलत हो जाएगा, यानी कथन तो सही है लेकिन तर्क गलत है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाती हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर बालक त्रुटियां कर रहा यानी बालक सीखने की कोशिश कर रहा है। अगला ऑप्शन, केवल नकारात्मक, देखिए सीटेट का एग्जाम दे रहे हो जहाँ केवल ही मात्रा, मतलब जहाँ पर ऐसे निगेटिव वर्ड आएंगे उनको आप तुरंत क्या कर देंगे, कट कर देंगे। यहाँ पर भी केवल आ गया है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमको यहाँ पर पॉजिटिव देखना है और केवल ये निगेटिव सेंस देते हैं, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होंगे। और इससे रिलेटेड मैंने एक टैग वर्ड से रिलेटेड वीडियो बनाया है, उसको भी आप देखकर समझ सकते हैं। अध्यापक द्वारा अच्छे तरीके से विश्लेषण की जानी चाहिए ताकि अधिगम कमियों को समझा जा सके, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान इत्यादि। बताइए, पहला ऑप्शन, पर व्यक्तियों की भावात्मक स्थिति का कोई असर नहीं होता है। दूसरा, सकारात्मक भावों द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। तीसरा, नकारात्मक भावों द्वारा सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। और चौथा, पर व्यक्ति की भावात्मक स्थिति का गहरा असर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए कमेंट करिए। संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान इत्यादि पर व्यक्ति की भावात्मक स्थिति का गहरा असर पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्यों अभिप्रेरित करना चाहिए? दूसरों के ऊपर श्रेष्ठता पाने के लिए, तो कंपटीशन के लिए आप नए बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है मूर्त पुरस्कार जैसे कि नगद इनामी राशि, तो ये भी नहीं होगा। संपत्तियों की समझ बढ़ाने के लिए। और चौथा है अध्यापिका और माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए। कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आप सभी लोग कमेंट करिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति की समझ को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न अभिलक्षणों का कौन सा जोड़ा विद्यार्थियों की समस्या समाधान क्षमताओं को सकारात्मक रूप से बढ़ाता है? निम्न में से कौन सा जोड़ा विद्यार्थियों की समस्या समाधान क्षमताओं को सकारात्मक रूप से बढ़ाता है? पहले ऑप्शन पर नजर डालिए, अनुक्रिया समुच्चय और परासंज्ञान, समरूपक सोच और प्रकार्यात्मक स्थिरता। तीसरा ऑप्शन है अनुक्रिया समुच्चय, अभिसारी सोच। चौथा ऑप्शन है अपसारी सोच और परासंज्ञान, यानी ऑप्शन नंबर डी अपसारी सोच और परासंज्ञान ये समस्या समाधान क्षमताओं को सकारात्मक रूप से बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा कारक कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में बाधक बन जाता है? पहला ऑप्शन है बैठने की अनम्य योजना। दूसरा ऑप्शन है जानकारी प्रस्तुति के विभिन्न तरीके। तीसरा ऑप्शन है विविधता के प्रति सम्मान। और चौथा है संसाधन संपन्न वातावरण। बात हो रही है कौन सा कारक कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में बाधक बनता है।
हमें बताना है, निगेटिव बताना है, कौन सा बाधक बनता है, ये ध्यान देना है। क्योंकि जल्दबाजी में हम लोग क्या करते हैं कि जो राइट आंसर होता है उसको गलत करके चले जाते हैं। ये नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, बैठने की अनम्य योजना। और आज का अंतिम प्रश्न, विद्यार्थियों को एक नए संपत्ति की अधिगम में सहयोग हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला, संपत्ति को केवल, देखिए मैंने आपको बताया ना, केवल एक निगेटिव अप्रोच देता है, इसलिए ये तो होगा ही नहीं। दूसरा ऑप्शन है, भाषाशाली और चिन्ह संकेतों को स्पष्ट करने से बचना चाहिए, बचना नहीं चाहिए, ये भी निगेटिव अप्रोच देता है। पूर्व ज्ञान को सक्रिय करने से बचना चाहिए, ये भी निगेटिव अप्रोच दे रहा। और लास्ट, विभिन्न उपसंपत्तियों के बीच संबंध स्थापित करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।